Hey guys, welcome back. In this particular session, we are going to continue with our series based on Macmillan books MCQs. Okay, in our previous few sessions, we generally gone through the different modules. We already cover two modules, Module A and Module B. So today we will go through the questions which are generally part of the Module C. So if you go through the Module C, so we have around 10 to 11 units in Module C, and so that means we are going to practice about 40 or 50 MCQs based on this Macmillan book. Okay. So I hope you guys are enjoying this particular thing, and do share your thoughts. And if you are facing any difficulty in your preparation, so you can share with us. So we will definitely come up with some kind of videos or some kind of live sessions based on that particular topic also. Okay. So idea ये है कि बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट these kind of sessions, तो जहाँ पे हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि जनरली अगर आप मैकमिलन के बुक को स्टडी करते तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए, एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर बेसिकली L1 लेवल. L1 मीन्स the level one, that is very basic questions. Okay, in examination you will get these kind of questions for half marks and 1 marks. Okay, तो थोड़ा सा मतलब ये मत सोचिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे. You will get moderate to advanced level questions also, and the overall syllabus or overall questions will be at maximum will be at मॉडरेट लेवल. ओके, तो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लास्ट 2 सेशंस के अंदर हमने AFM अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसके दोनों मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आपका प्रैक्टिस किए. तो आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं मॉड्यूल सी. सो इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल सी, सो एज यू कैन सी हियर, सो मॉड्यूल सी जिसमें हमारे जो यूनिट्स थे, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू. सो ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ही है. ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस भी यहाँ पे रहेंगी. रेशियो एनालिसिस, देन वी हैव फाइनेंशियल मैथमेटिक्स व्हिच इंक्लूड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज. Then we have calculation of yield to maturity, YTM, something related to bonds. Then we have forex arithmetics. We have capital structure and cost of capital, capital investment decisions and term loans, equipment leasing and lease finance, working capital management and derivatives. Okay, अब दूसरा सवाल जो मैं आपको, जिस सवाल का जवाब हमेशा देता हूं, मॉड्यूल बी एंड सी, यहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं, एंड द रेशियो इज अबाउट 70:30. ठीक है, सो जैसे ओवरऑल एग्जामिनेशंस के अंदर 80% आपको थ्योरी मिलेगा एंड 20% न्यूमेरिकल्स, बट यहाँ पे थ्योरी का पोर्शन अबाउट 70% एंड न्यूमेरिकल्स विल बी फ्रॉम लाइक 30%, जिसमें अगर हम लोग बात करें कुछ टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक्स का, तो जिसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करके दे देता हूँ. रेशियो एनालिसिस एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, देन एन्युटीज के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, YTM के ऊपर एक क्वेश्चन आपका, फॉरेक्स अर्थमेटिक के ऊपर जनरली जो क्रॉस रेट कैलकुलेशन है उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्योरेटिकल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जहां पे आप डिफरेंट एरियाज या जो मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे, तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स. ओके, दिस इज थ्योरेटिकल, दिस इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स. डेरिवेटिव्स आपके केस में आपको थ्योरेटिकल देखने के लिए मिलेगा. ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो मैंने टिक किए हैं, यहां से आपको एक या दो न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर मॉड्यूल सी. तो इनके ऊपर मैकमिलन बुक के अंदर कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को विद देयर टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो यूनिट 19 एन ओवरव्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें बेसिक आपका मतलब पूरे यूनिट के अंदर जो सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके बेसिक इंट्रोडक्शंस आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, जैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, financial decisions, objective of financial management, fundamental principle of management, building blocks of modern finance, risk return trade-off, agency problems in financial management, business ethics and
फाइनेंस फंक्शंस। तो ये कुछ टॉपिक्स जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। नाउ वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। तो पहले यूनिट के अंदर 19 यूनिट बेसिकली आपका मॉड्यूल सी का पहला यूनिट, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग फटाफट से आपका डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बेस्ड है आपका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CSR इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो CSR के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो कि क्या है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1, कंपनीज एक्ट 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR, which is a correct statement. Okay, so यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये स्पेसिफाई किया गया कि कौन कौन सी कंपनीज या किस टाइप की कंपनीज अगर आप रन करें इस टाइप की कंपनी, तो उस आपको जो आपका टोटल रेवेन्यूज जो टोटल प्रॉफिट है उसका 2% आपको स्पेंड करना होगा CSR एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, so first one, दूसरा, CSR spent is totally voluntary and there is no legal requirements। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। so this is an incorrect statement। okay, why this is an incorrect statement? because it is specifies under the companies act, so it's a legal thing। okay, तो आपको अगर आप उस टाइप की कैटेगरी की कंपनी में आते हैं, so you have to spend that particular much of money in the CSR activities। okay, only specific activities are eligible to be covered, so this can be कंपनी जैसे मतलब कैटेगरीज वहां पे दी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि कहां कहां पे CSR का पैसा जाएगा। सो दैट इज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टू एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR फ्रॉम लास्ट 3 years। ठीक है, 3 साल का जो प्रॉफिट का एवरेज होगा उसका 2%। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट अबाउट दी फर्स्ट क्वेश्चन और अबाउट दी CSR एक्टिविटीज। ओके, तो पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा, Which of the following is not amongst business ethics? तो business ethics के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो philanthropy is not part of business ethics। ठीक है, ये आपका philanthropy इसमें कहां से आ जाएगा? business activities में। honesty, integrity and trustworthiness, तो ये सारे आपके पार्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? so what will be correct answer for this particular question? so your answer will be this। ठीक है, so philanthropy is generally not part of this, so option C, option A will be correct answer for this particular one। let's move to the next one, guys। which of the following can be considered as an agency problem in फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सो एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जहां पे क्लासेस आपके होते हैं। ठीक है, सो शेयर होल्डर्स और जो मैनेजमेंट के बीच में आपके जो क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, सो उनसे रिलेटेड। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कंपनी एंड सप्लायर्स, नो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स, नो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन कंपनी एंड गवर्नमेंट, अगेन नो। conflict between shareholders and management of company, so this is a true statement, so option D will be right answer for this particular one। next one, risk return trade off implies which of the following? तो risk return आपने पढ़ा होगा, इसका ट्रेड ऑफ कैसे होता है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। ठीक है, सो जहां पे सबसे क्लोज होगा सो दैट विल बी द ट्रेड ऑफ। ओके, सो एमिंग एट हाई रिटर्न एंड लो रिस्क, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एमिंग एट लो रिस्क लो रिटर्न, बैलेंस बिटवीन, ट्रेड ऑफ आपको बेसिकली डिफाइन करना है। ठीक है, सो ये क्या है आपका? लो रिस्क लो रिटर्न इज पे ऑफ। ओके, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ओके, हाँ, दिस कैन बी। सो वी जनरली ट्राई टू स्ट्रिंकिंग अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, सो जो आपका equilibrium point होगा that will be the trade off for that particular product, so option C will be correct answer for this particular one। next one, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इक्विटी एंड डेट। ओके, सो कंपनीज दे जनरली अरेंज कैपिटल। ठीक है, वो क्या करते हैं आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, नए प्रोजेक्ट को आपका लॉन्च करने के लिए दे नीड सम काइंड ऑफ कैपिटल, सो दे मेक अरेंजमेंट। दैट अरेंजमेंट उसमें से कितना इक्विटी में से आएगा, कितना डेट में से आएगा। डेट का पोर्शन हमेशा ज्यादा होता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड इवन दे लाइक विद कॉस्ट ऑफ डेट वी हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑल्सो। ओके, सो अभी कैपिटल डिसीजन में आई गेस कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स एंड current asset, no. Proportion of current asset and no. Proportion of long term and short term, no.
proportion of debt in capital. So what will be a correct answer? D will be right answer for this particular one. तो ये आपका यूनिट 1 जहां पे जो रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, सो उसको आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ पे आपका दिया गया था, ठीक है, सो नॉट रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो एनालिसिस. डेफिनेटली यूल फेस 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स जहां पे आपको रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है. सो लेट्स सी क्या दिया गया इसमें. तो जिसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, रेशियोज क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, लिमिटेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशियोज, डिफरेंट यूजर्स एंड देयर यूज ऑफ रेशियोज. तो ये कुछ सब टॉपिक्स जो आपको इसमें मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस जो कि बेस्ड है आपके मैकमिलन के बुक के. एंड आई डायरेक्टली पिक दिस पर्टिकुलर वन फ्रॉम मैकमिलन बुक ओनली. तो जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे, जैसे अगर आप आने वाले सालों में भी जैसे 2024-25 में आप जब भी जेआईबी की तैयारी करेंगे तो ये आपको हमेशा साथ देगा. तो एक बेस, एक अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ड करेगा बेसिकली से. तो पहला, अकाउंटिंग रेशियोज हेल्प इन, पहला क्वेश्चन. सो इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है, हो सकता है, ठीक है. सो जैसे जो एक कंपनी, दो कंपनी, उनके उन दोनों कंपनीज का या 3 कंपनीज का कंपैरिजन किया जा सकता है. जैसे आप उनके लिक्विडिटी रेशियोज, उनके अर्निंग पर शेयर्स या अदर्स, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, विच इज करेक्ट. इंट्रा फर्म कंपैरिजन, तो जैसे जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है या डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का कंपैरिजन हो सकता है. कंपैरिजन विद इंडस्ट्री नॉर्म, सो दिस कैन बी डन. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. अगला, DSCR रेशियो इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज वेरी बेसिक वन, ठीक है. सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं. सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, so it helps in ratio is used in which of the following. पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी. सो DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका यूजेस क्या है? सो जजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल, हाँ, तो पहला स्टेशन, पहला ऑप्शन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल बिफोर दी डिफॉल्ट इन रीपेइंग लोन, जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट. जजिंग वेदर द फर्म हैज बोरोइंग disproportionate to its net worth, no. Judging the capacity of firm to सर्विस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन दैट, नो. तो ये बेसिकली यूज होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका DSCR रेशियो को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज और उनके बारे में दिया गया, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सो बोथ EPS एंड PE रेशियो, अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो वेरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस कंपनी शेयर्स, नो. देखो EPS आपका क्या होता है? EPS को हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. एंड जो आपका PE रेशियो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे? आपका मार्केट शेयर्स प्राइस डिवाइड बाय आपका जो EPS है. तो ये रिलेशन नहीं रहेगा. वाइल कैलकुलेटिंग डेट टू इक्विटी रेशियो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स आर टेकन एज पार्ट ऑफ डेट. ओके, सो हमारे को ट्रू पूछा गया ना. हाँ, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है. तो पहला ट्रू स्टेटमेंट आपका ऑप्शन बी है. तीसरा, वाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो all current account are not taken into accounts, so current liabilities are not taken into accounts. So current ratio, quick ratio का फॉर्मूला क्या होता है? आपका क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज. तो क्विक लाइबिलिटीज, सो ये जो करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू क्विक लाइबिलिटीज, सो दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. तो दूसरा सही है अभी तक. डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज हायर इफ कंपनी सेल मोर गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस देन, नो. ये भी आपका गलत है. तो ऑप्शन बी will be right answer for this particular one. Next one, which one of the following is true? Again आपको true statement ढूंढना है, ठीक है. So higher debt to equity ratio increase the profit margin of a company.
No. Debt to equity ratio as is an indicator of solvency of the company. So statement B is correct. ठीक है अभी तक. So जैसे debt to equity ratio आपका ये पार्ट है किसका, solvency ratios का. ठीक है, जैसे आप देखेंगे liquidity ratio, solvency ratio. Solvency ratios में आपको जैसे debt to equity है, सबसे बड़ा रेशियो है. ठीक है, debt ratio, इक्विटी रेशियो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे. हाई करंट रेशियो इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट. नो, हाई करंट रेशियोज अगर होगा दैट मींस, जैसे सपोज दैट किसी का करंट रेशियो है आपका 5, दैट मींस दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द अवेलेबल फंड्स. ओके, सो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो जा रही हैं. डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस. सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एक्चुअली. इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस and it is managed with profit and loss account. So ये भी इनकरेक्ट होगा. तो आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है गाइस. ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में देखने के लिए मिलेंगे. Which one of the following statement correct about fixed asset ratio? So fixed asset ratio के संबंध में आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So it is a ratio of fixed asset and net worth. No, it is a ratio of fixed asset and long term funds. A ratio of less than 1 indicate that short-term resources has been directive of the certain of fixed asset. None of the statement is correct. So question 5 जो है ना, so this is little bit doubtful. Okay, so question 5. Okay, I missed statement 1. ठीक है, so statement 1. So fixed assets and net worth. It is a ratio of fixed asset and net worth. Okay, so statement 1 will be correct answer for this one. Okay, so you can cross check it. अगर आपको थोड़ा भी कोई भी ऐसा डाउटफुल लगता है तो कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट अ मिनट. हाँ, which one of the following statement is correct about fixed asset ratio? It okay. अच्छा हाँ, we did a mistake again. Sorry. Just correct. I'll just correct this one. ठीक है, not this. आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए? सो इट इज अ रेशियो ऑफ फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. ओके, सो फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, माय बैड, मैंने आपका इसको गलत लिया. ठीक है, नॉट नेटवर्थ, इट इज फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, जिससे हम लोग आपका जो कंपनी का फिक्स एसेट रेशियो है आपका उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज. सो इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज का कैलकुलेशन है. ठीक है, तो इसमें जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट, फ्रंट एंड बैक एंड, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट बैलेंसेस, एन्यूटीज. ठीक है, और आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी. इसके अलावा कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, एंड वी हैव एन्यूटी ड्यू एंड एन्यूटी ड्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. तो ये कुछ यहाँ से भी आपको मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आपका एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछता है 1 मार्क्स का इनके बेसिस पे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? An amount of 40,000 for 3 years fetches a simple interest of 11% per annum. The total interest at the end of 3 years is, तो क्या होगा आपका? देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. सो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इंटू आर इंटू टी. ठीक है, तो अगर आप इसके हिसाब से इसको इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, सो आई ट्राई विद माई कैलकुलेटर्स. फोन से मैं इसको ट्राई करता हूँ. चलो, सो P कितना है हमारे पास? 40,000. ठीक है, R इक्वल टू 11%, सो 0.11 इंटू 3, सो इट इज 13,200. ठीक है, सो 13,200. सो P हमारे केस में कितना था? 40,000 इन 40,000 इंटू R इज 11% विच इज इक्वल टू 0.11 इंटू 3. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल आएगा? 13,200. ओके, so 13,200. So the interest payable on this particular one will be 13,200. तो देखो यहाँ पे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दीज ऑल आर बेसिकली फॉर्मूला ड्रिवन. ठीक है, बट जो क्वेश्चन अगर आपका एन्यूटी ड्यूज है, ठीक है, या अदर्स, उनके ऊपर रहता है तो यूजेस आपका सिंपल, और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज कर रहे होते हैं, डिस्काउंटिंग को हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को. तो वो चीजें थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट 1-2 बार अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एन्युटी, ये तो अभी आपने पिछले उसमें ही देखा होगा, ठीक है। सो देर इज नथिंग लाइक स्पेशल एन्युटी, ठीक है। हमारे पास एन्युटीज क्या होती हैं, एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी, तो स्पेशल एन्युटी आपका नहीं होता है, ठीक है। सो नॉट अ टाइप पूछा गया है, तो व्हाट विल बी अ करेक्ट आंसर, स्पेशल एन्युटी, ओके। देन हमारे पास है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही बच्चे वाला सवाल है, ठीक है। सो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट आपका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो व्हेन द period of compounding is reduced, the amount of total interest is more, नहीं ऐसा नहीं होगा। compounding of interest means that is paid on the principal and accumulated interest, option B is correct answer, ठीक है। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि अगर हम लोग जैसे अगर हम लोग ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन को कम कर देंगे, अगर आप 5 साल के लिए एफडी करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 10 ईयर के लिए करोगे, तो 10 ईयर्स में देखो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जैसे एक साल में आपका जितना इंटरेस्ट मिला, अगले साल प्रिंसिपल प्लस वो जो अर्न इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट मीन्स दैट इंटरेस्ट इज पेड ऑन दी प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जो भी अभी तक का इंटरेस्ट जमा हुआ है उस पर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। सो आगे स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत ही हमें नहीं है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ डेट आपका कैसा होता है, सो इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, इक्वेटेड मंथली or quarterly installment covering both principal and interest. So this will be option B will be correct answer for this particular one, ठीक है। So which one of the following is a method of repayment of debt? Okay, हाँ, so B will be correct answer for this one. अगला हमारे पास है सिंकिंग फंड्स इज क्रिएटेड, सिंकिंग फंड्स हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो मतलब बेसिकली हम लोग सिंकिंग फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर जैसे हमें फ्यूचर में कोई फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए अभी से हम लोग जो प्रोविजंस आपका लेके चलते हैं। सो व्हेन देयर इज अ नीड फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी at a specific future date, so that will known as sinking funds. So option A is the correct answer for this particular one. चलो यूनिट 22 आपका 22 जो कि किसके ऊपर है, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मेच्योरिटी, दैट मींस दिस यूनिट इज समथिंग रिलेटेड टू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स और उसके कैलकुलेशंस या वैल्यूएशन से रिलेट करता हुआ यूनिट आपका 22, तो जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड्स, टर्म एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, optionality of bonds, call and put option, valuation of bonds, bond value with semi-annual interest, current yield on bonds, yield to maturity on of bonds, theorem of bonds और examples और others जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। So this unit is also very important one because देखो क्या होता है ना, जो हमारा जो मार्केट है, जो अगर हम लोग बात करें आज के डेट में फाइनेंशियल मार्केट का, तो बॉन्ड का काफी ज्यादा वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो विच और वी कैन से बॉन्ड इज अ मेजर डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट टू फाइनेंस देम, ओके। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉन्ड्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट है। बॉन्ड आर डेट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज करेक्ट। बॉन्ड आर पार्ट ऑफ नेटवर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज, नो। Bond is issued for a specific period, yes. Bond is carries a specific rate of interest, okay. So option B is incorrect about bond. So bonds are basically, these are long term maturity debt instrument which generally offer a fixed rate of interest on to the investors, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जहां पे हम एक मतलब कंपनीज या गवर्नमेंट उनके थ्रू फंड्स रेज कर रही है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, एंड बीइंग अ इन्वेस्टर हमें उसमें क्या मिल रहा होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज, अब यहाँ पे ड्यूरेशन आपका पूछा है, ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पूछा गया, सो द होल्डिंग पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट रेट रिस्क डिसअपेयर, सो ऑप्शन ए द पीरियड रिमेनिंग फॉर द, नो, so the period for which bond has been issued, no. So option A is the correct answer for this one, the holding period for which interest rate has disappeared. So option A will be correct answer for this particular one. Next question, when the required rate of return or market interest rate is equal to the coupon rate, the value of the bond is, so
when the required rate of return or the market interest rate is equal to the coupon rate of the coupon rate, the value of the bond is less than par value. No, it is equal to its par value. So option C will be correct answer for this one. तो जब आप थोड़ा सा बॉन्ड वैल्यूएशंस या उनकी कैलकुलेशंस को समझेंगे ना, तो वहां पे आपको ये चीज आपका क्लियर होगी। ठीक है, आप ऐसे ना थोड़ा सा ऐसे घबराना नहीं है कि एकदम से ऐसे जो बड़े बड़े टर्म्स आपके आ रहे हैं उनको देख के थोड़ा सा नर्वस हो गए या अदर्स हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब ये बहुत ही बेसिक है, अगर आप बॉन्ड वैल्यूएशन को पढ़ेंगे, बेसिक बॉन्ड्स को पढ़ेंगे, तो उनको देख के आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। ओके, let's move to the next one guys. Which one of the following statement is correct? ये क्वेश्चन है आपका ऑप्शनलिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के ऊपर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल और दूसरा पुट। कॉल ऑप्शन दैट जनरली गिव राइट टू इशूअर and putable bonds they generally give rights to the investors. Okay, so bonds can be issued only with a call option. No, it can be issued with put option also. तो यहाँ पे call लिखा है, यहाँ पे put लिखा है, but it can be issued with call and put both. Okay, bond are issued with both put and call option. So पहला आपका सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैन नॉट बी इशूड विद दिस, तो ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। सो बॉन्ड्स इनमें आपका अगर आप ऑप्शनलिटी ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ेंगे, सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस, one is callable bonds and another one is putable bonds. So callable bonds they generally give right to the issuer and putable bonds they give generally right to the investors. Okay, तो जो maturity date है उससे पहले उनको खरीदने का या उनसे पहले बेचने का जो right आपका यहाँ पे मिलता है। ठीक है, which one of the following statement is correct about जीरो कूपन बॉन्ड? सो जीरो कूपन बॉन्ड सिंपल, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट रेट इक्वल टू कूपन रेट, जो वहां पे मेंशन नहीं होता है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी। ठीक है, जब उसको आपका पूरा होता है तो उसको आपको पे आउट होते हैं। ठीक है, सो जीरो कूपन बॉन्ड पे नो रेगुलर इंटरेस्ट विच इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढने, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू पार वैल्यू। ठीक है, जैसे सपोज दैट पार वैल्यू इज 100 एंड दे आर इशूड लेस देन 100 रुपीज। ठीक है, जैसे 90 रुपीज में इशूज हुआ। दी स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। दी बॉन्ड होल्डर रिसीव द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दी क्वेश्चन क्या था, जीरो कूपन बॉन्ड्स आपका। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड के संबंध में सारे स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 23 फॉरेक्स अर्थमेटिक्स। ओके, फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक्स। यहां से आप एग्जामिनेशंस की अगर आप बात करें तो वहां पे न्यूमेरिकल्स अगर उसने पूछा तो वो आपको क्वेश्चन पूछेगा किसके ऊपर, आपका जो क्रॉस रेट कैलकुलेशंस है उनके ऊपर। ठीक है, बाय यूजिंग चेन मेथड्स। ठीक है, चेन रूल। और मैक्सिमम टाइम हाफ मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका जो क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होते हैं वो है आपका वैल्यू डेट के ऊपर। ठीक है, सो डेट ऑफ सेटलमेंट जिनको हम लोग बोलते हैं। सो इसमें आपको जो मिलेंगे फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स मार्केट, इंडियन फॉरेक्स मार्केट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स, चेन क्रॉस रेट, चेन रूल, वैल्यू डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, फॉरवर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड एक्सचेंज आपका, आर्बिट्राज, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड ऑल। तो इसके क्वेश्चंस को आपका देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, पहला दो क्वेश्चन ये आपका वैल्यू डेट के ऊपर है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, सो इट इज नोन एज नेक्स्ट वर्किंग डे मींस जैसे आज कोई ट्रेड हुआ आपका। ठीक है, करेंसी पेयर के अंदर कोई डील हुआ। ठीक है, सो अगर उसका सेटलमेंट आपका कल हो रहा है, सो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड टॉम। टॉम मींस टुमारो। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। सो टॉम अगर आज हो रहा है तो कैश। ठीक है, अगर कल हो रहा है तो टॉम टुमारो, अगर डे आफ्टर टुमारो हो रहा है या सेकंड वर्किंग डे है तो आपका स्पॉट, एंड एनी डेट आफ्टर the spot date, so it is known as forward. Okay, तो अगला क्वेश्चन क्या है, when the exchange of currency take place on the second working day. So second working day means मैंने आपको क्या बताया था, कल टॉम हो गया, तो what will be a correct answer? Spot. And after spot it is generally known as forward. ठीक है, तो कैश एंड रेडी, जैसे आज कोई ट्रेड होता है करेंसी पेयर में, आज ही अगर वो सेटल हो जाए तो उसको हम लोग कैश या रेडी के नाम से जानते हैं। अगर कल होता है तो टॉम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इट इज स्पॉट, एंड आफ्टर स्पॉट डेट एनी डेट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे तो ये हाफ मार्क्स तो आपका यहीं से फिक्स हो गया। अगला
Which of the following statement is correct about forward rate? So forward is, जैसे मैंने आपको बोला, जो फ्यूचर रेट आपकी जो हम लोग डिसाइड करते हैं फ्यूचर के अंदर आपका, ठीक है. सो इन केस ऑफ द डायरेक्ट रेट इट इज फॉरवर्ड रेट is if the forward rate is more than the spot rate, it is the base currency, it is a premium, so which is a correct statement. In case of direct rate, if the forward rate is less than the spot rate, it is called discount, okay, which is also correct. The forward premium or discount express in the basis point, this is also correct, जिसको हम लोग forward point के नाम से जानते हैं. So all of the above are correct statement about the forward, ठीक है. तो ये forward contract से related, जैसे अगर आप लोगों ने ऑप्शंस आपका स्टडी किए होंगे, ठीक है, तो वैसे करेंसी की जो करेंसी के अंदर भी आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, फॉरवर्ड्स भी मिलेंगे. तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आपका जिनका सेटलमेंट क्या है, किसी फ्यूचर डेट पे आपका होने वाला है, ठीक है. If which of the following factor determine the forward point? Supply and demand for the currency for the settlement dates, which is correct. Market view, expectations about the future, okay, this is also correct. The interest rate differential between the countries whose करेंसीज आर बीइंग एक्सचेंज. सो ये आपके सर मतलब जैसे हम लोग लाइक कभी भी अगर हम लोग फ्यूचर उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, सो सपोज दैट इफ यू हैव अ माइंडसेट लाइक सम एक्सपेक्टेशंस कि आने वाले समय में आपका डॉलर का प्राइस और बढ़ेगा. सो द करंट प्राइस इज फॉर $1 वी नीड टू पे 82 रुपीज एंड यू हैव सम काइंड ऑफ एनालिसिस कि द प्राइसेस विल गोज अप टू 90 रुपीज इन नेक्स्ट 3 months. तो आप क्या करोगे, डॉलर परचेज करोगे, उसके 3 महीने बाद के आप अभी से परचेज करके रख लोगे, जिससे कि आपको अगर उस रियल में सिचुएशन होती है, सो यू कैन मेक सम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यूनिट 24 व्हिच इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग डिसाइड करते हैं आपका बेसिकली इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन के साथ. अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि जो डेट का पोर्शन है वो ज्यादा होगा, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट रिस्क और बिजनेस रिस्क के ऊपर, ठीक है. सो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, हाँ. तो इसमें जो आपको मिलेंगे जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग एंड थ्योरीज, देन वी हैव टैक्सेशन बेनिफिट्स, बहुत पूछा जाता है, जो कि आपको डेट में मिलता है, इक्विटी में नहीं मिलता है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी याद रखिएगा. कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, cost of average cost of equity, cost of debt, factor influencing or affecting the weighted average cost of capital, marginal costing, weighted average, and then we have ऑप्टिमल कैपिटल बजट्स या अदर्स. ये कुछ टॉपिक्स जो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में मिलेंगे, एंड दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहां पे जो मॉडल्स आपके हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म अफेक्टेड बाय, ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस का आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की मतलब कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, ये किस बात से इफेक्ट करता है. तो पहला बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, कॉस्ट ऑफ डेट हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है या अदर्स. तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर. ये सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे. अगला, which of the following approaches is not used for calculating cost of equity or capital? Okay, net income approach is not part of this. Cost of equity है ना, हाँ, yes. So net income approach is generally not used for this one. नेट इनकम अप्रोच हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट के लिए. ओके, बॉन्ड यील्ड, डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, these all are generally part of this one. Okay, next one, which one of the following approach is not used for deciding capital structure? तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल मिलेंगे जिसमें एनपीवी सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है. सो नेट इनकम अप्रोच, net operating income approach, traditional position, CAPM is not part of this one, ठीक है. So what will be a correct answer? This net income approach use होता है. net operating, net income approach अगर आप डेविड दुनरा जिनके द्वारा ये आपका दिया गया था, जिसमें उन्होंने बोला if you'll increase the weightage of debt in your capital structure, it is going to help you to increase your market value. तो ये
नेट ऑपरेटिंग में इसको हम लोग इररिलेवेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल जो कि आपका इसी थ्योरी से रिलेटेड। तो दीज थ्री आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन, दिस इज नॉट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड टैक्स शील्ड। सो टैक्स शील्ड्स क्या क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स टैक्स सेविंग्स में आपका रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस। टॉपिक यूनिट 25, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो यहाँ पे भी आपको मॉडल मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कुछ मेथड्स की बात करें, सो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ओके। नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, deferred payment guarantees, deferred between term loan and application and project appraisals, disbursement and all। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चन। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा मेथड इसमें से लगाता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नो। IRR, इंटरनल रेट ऑफ मेथड, यस, ठीक है। पेबैक पीरियड, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितने समय में हमारा पैसा वापस होगा, तो ये डिस्काउंटिंग को कहाँ यूज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज नो। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओके। सो इट हैज अ लॉन्ग gestation period, it reduces the risk for the lender as his fund get assured development for long term. Normally the debt equity ratio high, for no. The implementation period is usually long, which is correct. So option B not true है ना। So it reduce risk for lender as funds get assured development for long term. So this option B will be correct answer for this one, ठीक है। हाँ, सो ऑप्शन बी, देखो आपका गेस्टेशन पीरियड में आपका रहता है, एंड नॉर्मली द डेट इक्विटी रेशियो इज विल बी हायर साइड, ठीक है। सो बिकॉज लाइक जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपका, देन जैसे सपोज दैट कोई रोड आपका बना तो उससे अर्निंग्स आपकी होंगी फ्यूचर में होंगी। तो जिस तरीके से कि सपोज दैट इफ दैट इज फॉर 10 ईयर्स, तो हम लोग 10 ईयर्स में उसका आपका रिकवरी के साथ लेकर चल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड आपका जो रहेगा वो यूजुअली लॉन्ग रहेगा। जैसे रोड बना रहे हैं तो उसको बनाने में आपका टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड मीटिंग द cost purchase to fix assets by an enterprise, credit by suppliers of an assets in internal accruals, debentures, no। ये सभी आपका है, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोर्स, तो DPZs are not a source of this one. So option D will be correct answer for this one. Next one, which of the following is a ratio indicative of the repayment capacity of borrowers for a term loan? So अगर हम लोग कभी भी किसी टर्म लोन के अंदर किसी बोरोवर की अगर कैपेसिटी को चेक करते हैं, सो वी जनरली गो विद दिस रेशियो, ठीक है। इसके बारे में हमने अभी जैसे स्टार्टिंग में भी आपका डिस्कस किया था, ठीक है। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, एक्चुअली देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय सिस्टम टुडे, ठीक है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो को हम लोग यूज करते हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। इफ रीपेमेंट पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इज इंक्रीज, what will be the impact on DSCR? So it will remain, it will decrease, ठीक है। So option B will be correct answer for this one. EMI methods of repayment is most suitable for loans to which following type of borrowers, ठीक है। तो EMI मेथड किसको हेल्प करेगा अगर हम लोग बात करें लोन्स के केस में? तो जो सैलरीड पर्सन है इसमें, जैसे इसमें लिखा ना एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि उनको 6 महीने 1 साल में पैसा आ रहा है। लोन सैलरीड उनको करेगा, क्यों? देखो EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने पैसा आ रहा है तो वो EMI पे कर सकते हैं, ठीक है। सीजनल वालों को भी नहीं करेगा। क्रॉप लोन में इक्वल टू एग्रीकल्चर, तो सैलरीड पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपका देखने के लिए मिलेगा, ओके। If the repayment period of existing term loan is increased, okay, we did a mistake, I'll correct this mistake, ठीक है। So हमने गलती करी है यहाँ पे, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। So
the repayment, if the repayment of existing loan increase है यार, ठीक है, so it is increase, तो ये आपका क्या करेगा, अगर कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होगा तो DSCR भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा. तो दिस इज द वन. हाँ, आई जस्ट मैंने इसको अभी जस्ट देखा है, तो आई जस्ट रियलाइज दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, सो नाउ इट इज करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 26 लीज फाइनेंसिंग. ठीक है, अगला हमारा जो यूनिट आपका 26 लीज फाइनेंसिंग. तो लीज फाइनेंसिंग मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन टाइप मिलेगा वो थ्योरेटिकल मिलेगा. ठीक है, सो लीज आपका, लीज टाइप ऑफ लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग, रेशनल, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लीज आपके हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस थ्योरेटिकल देखने के लिए मिलेगा. हाफ ऑफ मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लीज. तो इनमें से आपका लीज का फीचर कौन सा नहीं है. वन पार्टी एग्री टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय अनदर. तो लीज में ऐसा होता है ना कि जहां पे आप, जैसे हमें ऑफिस प्रेमिसेस चाहिए, हम बना नहीं रहे बल्कि हम किसी का ले रहे हैं. तो दिस इज द स्टेटमेंट. द लेसी हैज राइट टू परचेज द lease property. Okay, so this is also correct. Okay, it is for a specific period. It involve regular payment by the lessee to lessor for use of property. So option B will be correct answer for this particular one. I'll just check this particular one. हाँ, नो, चेक करने का जरूरत नहीं है. सो द लेसी हैज राइट टू परचेज द लीज. ये ऐसा नहीं, इसके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता. देखो क्या होता है, जैसे मेरा सपोज दैट आपका घर है, मैं आपके घर में रेंट पे रह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं क्या हूँ, लेसी हूँ, आप लेसर हैं. ठीक है, तो मेरे पास राइट नहीं है आपके घर को खरीदने का. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट सेम आपका, जैसे वहां पे आपका ऑफिस प्राइमेस है, उसके पास राइट नहीं है. ही कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ योर्स, ही कैन, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एग्रीमेंट आपका है. और दूसरा, इट इन्वॉल्व रेगुलर पेमेंट्स, जो हम लोग मंथली रेंट आपके हैं वो यहाँ पे पे करने पड़ेंगे. तो इसको देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ वेट लीज. सो वेट लीज इज ऑपरेटेड बाय लेसर. सो हाँ, पहला ही स्टेटमेंट आपका, लीज is operated by the lessor. So option A is correct answer. A lease agreement contain which of the following? So a lease period, transferability of ownership, lease, rental and payment. So all of the above will be correct answer. ठीक है. So lease का बेसिक मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे मैंने आपको मतलब ये फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कंपनीज को कई बार कि आप इस चीज को बनाएं या फिर रेंट पे ले लें. ठीक है, सो रेंट इक्वल टू लीज वहां पे है. ठीक है, जैसे हम लोग अपना घर बना के रहें सिटी में या फिर किसी के घर में रह लें EMI पर, तो जहां पे हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है हम उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं. तो वैसे ही यहाँ फाइनेंस में भी आपका कि कोई चीज, कोई मशीनरी हम लोग खरीदें या उसको लीज पे ले लें आपका, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो जिसमें ज्यादा बेनिफिट होते हैं हम लोग वो एक्शन लेते हैं. तो वही यहाँ पे, तो लीज में आपका 2 पार्टीज होती हैं आपका, एक लेसी जो आपका रेंट वाला है टेनेंट, और लेसर आपका जो उस प्रॉपर्टी को, जो उसका एक्चुअल ओनर है. ठीक है, अगला, इन अ लीज ट्रांजेक्शंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ लेसी. ठीक है, लेसी के बैलेंस शीट में आपका वो क्या दिखाएगा, राइट ऑफ यूज एसेट्स. ठीक है, वो आपका उसको जो पे कर रहा है तो उसके लिए क्या दिखाएगा, राइट ऑफ यूज एसेट. ठीक है, लेसी मतलब जो उस ओनर की प्रॉपर्टी को यूज करे, या जो टेनेंट है जो वहां उसके घर में रह रहा है. ठीक है, वो कौन हो गया, लेसी हो गया. तो वैसे अगर कंपनी किसी दूसरे का प्रोडक्ट को यूज करे, 10 साल के लिए उसने लीज पे ले रखा है, तो वो अपनी बैलेंस शीट में उसको क्या दिखाएगा, राइट टू यूज एसेट के रूप में आपका शो करेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज सेम इन द बुक ऑफ लीज. अकाउंटिंग पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज डिफरेंट इन बुक ऑफ लेसर. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है. A lease may impact not to apply the accounting requirement of accounting standard 116 to lessee to leases for the which the underlying assets is low value. Again this is correct. तो आपका D correct answer होगा इस particular question के लिए. ठीक है, so option D will be right answer for this particular one. Next one guys,
लास्ट यूनिट आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल, करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल असेसमेंट बाय बैंक्स और कंपैरिजन ऑफ 3 मेथड ऑफ असेसमेंट जो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो आरबीआई गाइडलाइंस रिक्वायर, करेक्ट आपको स्टेटमेंट ढूंढना है ना, हाँ ठीक है। So RBI guidelines required that banks should adopt only turnover method. No. Each bank is free to adopt its own method. Working capital assessment. True. वो आपके खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। RBI guideline permit use of turnover. No. खाली एक सिंगल मेथड का परमिशन नहीं है, ठीक है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। Assessment of working capital is not affected by the no. So option B will be correct answer for this one. Correct statement जो आपका यहाँ पे जितने भी statement दिए। The difference between the total current asset and total current liabilities of a firm is called, so what will it is called, gross working capital, ठीक है। So total current asset, total current liabilities, so it is called gross working capital, okay। So option A will be correct answer for this one. Which one of the following is among us the source of working capital finance? So source of working capital क्या हो सकता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, फैक्टरिंग हो सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंड एंड नॉन फंड facilities provided by bank. Both type of facilities involve transfer of money to borrowers. No. Okay. A fund facility may become a non-fund facility. Okay, हाँ. Both type of facilities involve transfer of money to borrowers. A funded facility may become a non-funded facility due to course, and thus both letter of credit and bank guarantee are non-funded facilities. तो हमें correct statement ढूंढने के लिए बोला है ना. So only this. ठीक है, ये दोनों ही आपका incorrect है. Option C, both लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी आर नॉन फंडेड फैसिलिटीज. इनको हम लोग, इन दोनों को ही हम लोग नॉन फंडेड फैसिलिटीज में आपका लेके चलते हैं, ठीक है. सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो फाइनल क्वेश्चन. कैश बजट मेथड of assessment is more suitable for business enterprise which have uniform label of operations, uniform label of operation is the correct one for this one. So uniform, high label of operations and low label of operation. No, so seasonal. हाँ, so this is suitable for seasonals, ठीक है. जो भी आपके जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं अदर्स, उनके लिए आपका सुटेबल होगा, ठीक है. नॉट यूनिफॉर्म, उसको हम लोग कैटेगरी स्पेशली कैटेगराइज करेंगे आपका सीजनल ऑपरेशंस. ओके, सो कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट इज मोर सुटेबल फॉर सीजनल, ठीक है. जो एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म, मैंने एक्चुअली आई मिस दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो सीजनल वाला इज लाइक कि हाँ, जैसे मतलब 6 मंथ में है तो अदर्स, तो दे कैन यूज दिस कैश बजट वाला कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही हमें उसका जरूरत होगा. पूरे रिकरिंग में आपका नहीं है चीजें, या साल भर आपका चीजें नहीं चले, तो जिस सीजन में उसी सीजन के हिसाब से हम लोग उसको आपका प्लान कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन, द फाइनल वन, दैट इज डेरिवेटिव्स. सो डेरिवेटिव्स अगेन ये काफी ज्यादा इमर्जिंग टॉपिक है, ठीक है, जहां से बहुत बार क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है. सो इसलिए देखो डेरिवेटिव्स का जो यूजेस है ना, सो दिस इज लाइक कि आज के डेट में मतलब डेरिवेटिव काफी ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इसलिए क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर काफी देखने के लिए मिलेंगे. सो अ कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. सो कॉल ऑप्शन विच गिव द राइट द बायर राइट टू बाय बट नॉट इन ऑब्लिगेशंस, ठीक है. तो कौन सा आपका है? इट राइट बट नॉट इन ऑब्लिगेशन टू सेल. नो, नॉट सेल, टू buy only, ठीक है. So buy specific quantity. So option B will be correct answer. The right call option give buyer the right to buy but not in obligation to buy specific quantity of underlying asset. So option B will be correct answer. Who is regulator of interest rate derivative? Interest rate derivative की अगर हम लोग बात करेंगे, so it is regulated by RBI, ठीक है.
सो अगर आप जैसे सेबी या अदर्स इनकी बात करेंगे तो वो रेगुलेट होते, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स या अदर्स वो सेबी के द्वारा और ये आपका आरबीआई के द्वारा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर सिमिलर टू फॉरवर्ड. यस, हाँ, फ्यूचर डेट में होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली लिक्विड. कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. नेक्स्ट वन, which one of the following statement is not correct about swap? A swap is a custom tailored bilateral agreement. Not correct आपको ढूंढना है. So this is correct. Swap are OTC over the trade counters. Correct है. Use of swap product is not allowed in India. So ये statement आपका जो कि incorrect है. ठीक है. This incorrect statement आपका. Swap can be used as a asset liability management tool. So this is also correct. Okay. Which one of the following statement is not correct about a credit default swap? So it is bilateral contract. ठीक है. Credit default swap, bilateral contract. It provide protection against credit defaults. So bilateral is fine. This is also fine. Under this product, risk seller pays a premium to the buyers. Again correct. So all of the above will be right answer for this one. तो derivatives ना, ठीक है, डेरिवेटिव्स के ऊपर जो बेसिक नॉलेज है या जो बेसिक एरियाज हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो कि देखने के लिए मिलेंगे. ओके. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी. तो मॉड्यूल सी जहां पे हमारे पास 10 to 11 यूनिट्स और हर एक यूनिट के अंदर अराउंड 5 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे. तो वी बेसिकली डिस्कस मोर देन 50 questions in this particular session. ठीक है. So these questions are basically like we can say they are basics or level 1 questions. ठीक है. Examinations के अंदर ऐसे question mostly you'll find for half marks or 1 marks. ठीक है. So preparation के लिए हम लोग जैसे आपके session पे आप लोग देख रहे होंगे we are conducting regular sessions, regular basis पे आपके sessions हो रहे हैं. तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए. सो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा. सो अगर आपका कोई भी कंसर्न होता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या कोई सी टॉपिक के रिगार्डिंग, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन. ओके. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. बाय बाय. टेक केयर ऑल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.